सुप्रभात बच्चों। कक्षा 10वीं विषय हिंदी और आज हमारा पाठ है यह दंतुरित मुस्कान व फसल। तो इसकी एक कविता हमने पढ़ ली दंतुरित मुस्कान और आज हम पढ़ेंगे फसल। और हमारी इस पाठ की व्याख्यान संख्या है 3। कविता के कवि नागार्जुन हैं और कविता का नाम क्या है? फसल। तो सबसे पहले हम कवि परिचय जानते हैं और कवि का नाम क्या है? नागार्जुन। तो नागार्जुन का जन्म बिहार के दरभंगा ज़िले के सतलखा गांव में सन 1911 में हुआ। उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई। फिर अध्ययन के लिए वे बनारस और कोलकाता गए। मतलब उन्होंने जो पढ़ाई की वो बनारस से और फिर कोलकाता से की। 1936 में वे श्रीलंका गए और वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। 2 साल प्रवास के बाद, प्रवास होता है अपने देश से दूर रहना, 1938 में स्वदेश लौट आए। स्वदेश का अर्थ है अपने देश। स्व यहाँ पर उपसर्ग है, देश यहाँ पर मूल शब्द है। तो अपने देश लौट आए। घुमक्कड़ी और अक्खड़ स्वभाव के धनी नागार्जुन ने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की। कि उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की और सन 1998 में उनका देहांत हो गया। अब हम नागार्जुन जी की जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनके बारे में जानते हैं। वैसे तो नागार्जुन जी ने जो लेखन की जितनी विधाएं हैं सभी में ही अपनी कलम का जादू दिखाया है, लेकिन जो उनको प्रसिद्धि यहाँ पर जो उनकी प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ हैं हम उनका वर्णन करते हैं। तो युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा आदि। नागार्जुन ने कविता के साथ साथ उपन्यास और अन्य गद्य विधाओं में भी लेखन किया है। उनका संपूर्ण कृतित्व नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में प्रकाशित है। जो उनकी रचनाएं हैं वो किसमें प्रकाशित है? नागार्जुन रचनावली में। साहित्यिक योगदान के लिए उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। मतलब उनको अनेक पुरस्कार भी प्राप्त हुए थे और जिनमें प्रमुख हैं हिंदी अकादमी, दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार यानी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिया गया था, और बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार। मैथिली भाषा में कविता के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। और राजनीति में भी ये सक्रिय रहते थे, तो राजनीतिक सक्रियता के कारण इनको अनेक बार जेल भी जाना पड़ा था। हिंदी और मैथिली में समान रूप से लेखन करने वाले, मतलब इन्होंने हिंदी में भी लेखन कार्य किया और मैथिली में भी किया। तो समान रूप से लेखन करने वाले नागार्जुन ने बांग्ला और संस्कृत में भी कविताएं लिखी है। हिंदी और मैथिली के साथ साथ इन्होंने बेटा बांग्ला और संस्कृत भाषा में भी लेखन कार्य किया है। मातृभाषा मैथिली में वे यात्री नाम से प्रतिष्ठित हैं। यायावर, यायावर का अर्थ क्या होता है? यात्री। लोक जीवन से गहरा सरोकार रखने वाले नागार्जुन भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वार्थ और समाज की परिस्थितियों के प्रति अपने साहित्य में विशेष सजग रहे। वे व्यंग्य में माहिर हैं, इसलिए उन्हें आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। छाया उत्तरवाद दौर के वे ऐसे एक अकेले कवि हैं जिनकी कविता गांव की चौपालों और साहित्यिक दुनिया में समान रूप से लोकप्रिय है। मतलब गाँव के लोगों में भी लोकप्रिय है और साहित्यिक दुनिया के जो साहित्यकार हैं उनमें भी। वास्तविक अर्थों में जन कवि हैं। जो नागार्जुन जी हैं वो एक जन कवि हैं। सामयिक बोध से गहराई से जुड़े नागार्जुन की आंदोलन धर्मी कविताओं को व्यापक लोकप्रियता मिली। नागार्जुन ने छंदों में काव्य रचना की और मुक्त छंद भी, यानी छंदबद्ध कविताएं भी लिखी है और मुक्त छंद कविताएं भी उन्होंने लिखी है। फसल कविता का सार जानते हैं। आज हम कविता कौन सी पढ़ेंगे? फसल पढ़ेंगे।
तो फसल का नाम सुनते ही हमारे जहन में खेतों में लहलाती हुई फसल आँखों के सामने आ जाती है। परंतु फसल है क्या, कि जो फसल है वो क्या है और उसे पैदा करने में किन किन तत्वों का योगदान होता है, यानी किन किन चीज़ों का योगदान होता है, इसे बताया है नागार्जुन ने अपनी कविता फसल में। यानी जो कविता है फसल, उसके अंदर कवि ने फसल के बारे में बताया है कि फसल होती क्या है और उसको उपजाने में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, यानी किन किन तत्वों के योग से फसल उत्पन्न होती है। कविता यह भी रेखांकित करती है कि प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से ही सृजन संभव है, कि जो सृजन है, नवनिर्माण जो है वो मनुष्य और प्रकृति दोनों के सहयोग से ही संभव हो सकता है, क्योंकि फसल जो है वो दोनों के सहयोग से ही उत्पन्न होती है, अकेले न मनुष्य से हो सकती है न प्रकृति से। बोलचाल की भाषा की गति और लय कविता को प्रभावशाली बनाती है। कहना नहीं होगा कि यह कविता हमें उपभोक्ता संस्कृति के दौर में कृषि संस्कृति के निकट ले जाती है। तो सबसे पहले हम कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं। कोटि, कोटि शब्द का अर्थ होता है करोड़। स्पर्श, स्पर्श का अर्थ क्या होता है, छूना, किसी चीज़ का स्पर्श करना, छुअन। गरिमा, गरिमा का अर्थ होता है गौरव। और गुणधर्म, तो गुणधर्म कहते हैं स्वभाव और प्रभाव को। तो कविता में जो है वो मिट्टी के गुणधर्म की बात की गई है कि मिट्टी का स्वभाव कैसा है और उसका प्रभाव फिर कैसा पड़ेगा। संदली, संदली का अर्थ होता है, संदली जो होती है वो एक विशेष प्रकार की मिट्टी होती है, यानी मिट्टी का एक प्रकार है। संकोच, संकोच का अर्थ होता है सिकुड़ना। और थिरकन, थिरकन का अर्थ है लहराना, थिरकना, नाचना। तो यहाँ पर फसल के बारे में ऐसा कहा गया है कि फसल जो है वो हवा के कारण थिरकती है। तो कविता जो है, कविता की जो पंक्तियाँ हैं वो इस प्रकार से हैं कि एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख, कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। तो जो कवि है उसका मानना है कि फसल अपने आप उत्पन्न नहीं होती। जो कवि है नागार्जुन जी, वो क्या मानते हैं कि भाई फसल जो है वो अपने आप उत्पन्न नहीं होती, उसके उत्पन्न होने में जो है एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, यानी वह अनेक नदियों के पानी का जादू होती है। किसी एक नदी के पानी का नहीं होती, बल्कि अनेक नदियों के पानी का जादू है। तथा एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख, कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। तो एक दो नहीं बल्कि लाखों करोड़ों हाथों के स्पर्श की गरिमा का अर्थ है कि हाथों से किया गया परिश्रम। तो फसल को उपजाने के लिए किसान मजदूर जो होते हैं वो जो मेहनत करते हैं उनकी गरिमा, यानी किसानों के मेहनत और नदियों के पानी का जो होता है मिला जुला प्रयास होता है, उसी से फसल उत्पन्न होती है। यानी कवि कहता है कि एक नहीं, दो नहीं, अपितु अनेक नदियों के पानी से सिंचित होकर फसल तैयार होती है। और फसल को तैयार करने के लिए भी किसी एक या दो नहीं बल्कि लाखों करोड़ों किसानों का परिश्रम लगता है, मेहनत लगती है, तब जाकर कहीं फसल तैयार होती है। दूसरे शब्दों में फसल के निर्माण कह सकते हैं कि फसल के निर्माण में एक दो नहीं बल्कि लाखों करोड़ों लोग दिन रात मेहनत करते हैं। और फसल उन लाखों करोड़ों किसान मजदूरों के कठोर परिश्रम की ही महिमा है। यानी किसान की महिमा को यहाँ पर दर्शाया गया है कि उसकी महिमा, उसकी मेहनत के बिना फसल उत्पन्न नहीं हो सकती। आगे कवि कहता है कि एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। कवि कहता है कि जो
ये जो फसल है वो किसी एक या दो खेतों की मिट्टी की विशेषता नहीं होती, अर्थात सभी खेतों की मिट्टी एक समान नहीं होती है। प्रत्येक स्थान की जो मिट्टी होती है बेटा वो अलग अलग विशेषता लिए होती है, यानी उसका अलग अलग गुण होता है और अलग अलग ही उसका फसल पर प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार फसल अपने आप उत्पन्न नहीं होती है, वह तो अनेक नदियों के पानी का जादू होती है, अनेक किसानों के कठोर परिश्रम और अनेक खेतों की मिट्टी के गुणधर्म के कारण ही उत्पन्न होती है। तो इसका भावार्थ है कि कवि कहता है कि फसल में एक दो नहीं बल्कि ढेर सारी नदियों के पानी का जादू समाया होता है। फसल में लाखों करोड़ों हाथों के स्पर्श की गरिमा भरी होती है, क्योंकि फसल को तैयार करते समय असंख्य मजदूरों के हाथ लगते हैं। फसल में हजारों खेतों की मिट्टी का गुणधर्म भरा होता है। इस तरह फसल नदियों के पानी, मनुष्यों की मेहनत और मिट्टी के गुणधर्म के सम्मिलित सहयोग का ही परिणाम है। और किसी भी इनमें से अगर किसी एक चीज़ की भी कमी हो, एक चीज़ का भी अभाव हो, तो फसल जो है वो उत्पन्न नहीं हो सकती, अस्तित्व में नहीं आ सकती, मतलब वो उत्पन्न नहीं हो सकती। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत इसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया है कवि ने, तत्सम शब्दावली अपनाई है और चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया है। और अलंकारों का भी बड़ा सुंदर प्रयोग है। तो अलंकार इसमें जो है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग है, और लाख लाख में, कोटि कोटि में और हजार हजार में हमें ये अलंकार देखने को मिलता है। आगे कवि कहता है फसल क्या है, और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। तो इसमें कवि कहता है कि भाई फसल क्या है, यानी कवि जो है वो प्रश्न करता है कि फसल क्या है, और इस प्रश्न का उत्तर भी कवि जो है स्वयं ही दे देता है, अपने आप से ही दे देता है कि फसल जो है वो कुछ भी नहीं है। तो क्या है वो, कि विभिन्न नदियों के जल का प्रभाव है, जादू है, अर्थात अनेक नदियों के जल से फसलों की सिंचाई होती है, जिससे कि फसल तैयार होती है। आगे कवि कहता है हाथों के स्पर्श की महिमा है, मतलब यह हजारों करोड़ों किसान मजदूरों के हाथों के परिश्रम की महिमा है, यानी उनके हाथों के स्पर्श के बिना, किसान की मेहनत के बिना फसल उत्पन्न नहीं हो सकती। तो फसल को उत्पन्न करने के लिए किसान जो है वो दिन रात परिश्रम करते हैं। आगे कवि कहता है कि भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, कि फसल जो है वो खेतों की जो भूरी काली संदली मिट्टी होती है उनके विशेष गुणों के कारण ही फसल तैयार होती है। मिट्टी जो होती है वो हर खेत की मिट्टी एक जैसी नहीं होती, कहीं पर भूरी मिट्टी पाई जाती है, कहीं काली, कहीं संदली। ये मिट्टी के अलग अलग प्रकार हैं, और अलग अलग प्रकार हैं तो हर प्रकार की मिट्टी का अपना ही अलग गुण, स्वभाव और प्रभाव है। तो जो ये मिट्टियाँ होती है इनकी अपनी अपनी विशेषताएं होती है, और जिनके कारण फसल या विभिन्न प्रकार की फसलें तैयार होती है। आगे कवि कहता है रूपांतर है सूरज की किरणों का, कि सूर्य की किरणें जो है वो फसलों को उत्पन्न करती है, क्योंकि फसल जो है वो भोजन किससे बनाएगी, सूरज की किरणों से। तो इसमें कवि कहता है कि सूर्य की किरणें ही फसल को उत्पन्न करती है, और सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, यानी जो हवाएं जब चलती है तो उन हवाओं का जो संकुचित जो सिकुड़ा हुआ रूप होता है वो फसल है। कवि का भाव यह है कि नदियों के पानी, लाखों करोड़ों किसानों का श्रम, की उनकी मेहनत और मिट्टी के गुणधर्म
जो भूरी काली संदली मिट्टी बताई थी उसका गुणधर्म। और सूरज की किरणों और हवा के चलने से ही फसलें जो उत्पन्न होती है, यानी फसलों के निर्माण में, फसलों के उगने में इन चीज़ों की आवश्यकता होती है। इनके अभाव में फसल उत्पन्न नहीं हो सकती। और इसके साथ ही फसल जो है, इसके निर्माण में जो सबसे अहम भूमिका होती है वो मनुष्य की मेहनत की भूमिका होती है, किसान की महिमा होती है। तो किसान के महत्व को भी यहाँ पर दर्शाया गया है कि किसानों की मेहनत के बिना फसल का उगना और उसका उपजना संभव नहीं है। इसका हम भाव सौंदर्य देखते हैं कि जिस फसल को हम मतलब किसी अनाज, फसल जो होता है अनाज की भी फसल होती है, सब्जियां भी उगाते हैं, फल भी उगाते हैं, तो वो जिस भी तरह की फसल के रूप में हम उसको देखते हैं तो वह कुछ नहीं बल्कि क्या होती है, वह नदियों के पानी का जादू होती है, क्योंकि नदियों के पानी से उनकी सिंचाई की जाती है। हाथों के स्पर्श की महिमा है। हाथों के स्पर्श किसके हाथ लगते हैं? किसानों के और मजदूरों के। वह कई प्रकार की मिट्टी का गुणधर्म अपने में संजोए होती है कि जिस जैसी मिट्टी में उत्पन्न होती है उस मिट्टी के गुणधर्म भी उसमें होते हैं। वह सूरज की किरणों का रूपांतरित रूप है कि सूरज की किरणों से फसल भोजन बना करके पनपती है, तो उसका बदला हुआ रूप दिखाया है। कवि को लगता है कि फसल में हवा की थिरकन का सिमटा हुआ संकोच है कि हवा जब चलती है तो उसको अपने अंदर समेटकर फसल लहराती है, थिरकती है, नाचती है। तो ऐसे इस प्रकार से यहाँ पर मानवीकरण अलंकार भी है। तो इन सब के सहयोग एवं योगदान से ही वह खेतों में लहलाती है, क्योंकि नाचना जो क्रिया है वो मनुष्यों के द्वारा की जाती है और यहाँ किस पर लागू कर दी गई है? फसल के ऊपर। तो अलंकार कौन सा हो गया इसमें? मानवीकरण अलंकार। आगे काव्य सौंदर्य में तो भाषा तो हमने आपको बताई थी कि कविता जो है वो खड़ी बोली में लिखी गई है और शब्द किस प्रकार के हैं? तत्सम जो शब्द है उनकी अधिकता है। और शैली कौन सी बताई थी हमने आपको? चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। और कविता जो है वो छंद मुक्त है और सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। इसके अंदर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग है, यानी इस पंक्ति के अंदर कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार। तो कविता हमने पढ़ ली है और आशा है कि आपको समझ आ गई होगी। तो अब हम इसके जो अभ्यास कार्य के प्रश्न उत्तर हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, कवि के अनुसार फसल क्या है? तो हमने कविता में पढ़ाई था अभी कि फसल जो है वो कुछ भी नहीं है। फसल क्या बताई थी कवि ने कि फसल जो है वो, कवि के अनुसार फसल मनुष्य के कठोर परिश्रम का परिणाम है और नदियों के पानी का, सूरज की किरणों का, मिट्टी के गुणधर्म का और हवा की थिरकन का, इन सब के सहयोग से फसल उत्पन्न होती है, उगती है। तो फसल बस यही है। अगला प्रश्न है कि कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही गई है, वे आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? तो आवश्यक तत्व तो आपने पढ़े ही हैं, कविता में हमने अभी अभी पढ़े ही थे कि आवश्यक तत्व कौन सा था कि पानी, मिट्टी, पानी का जादू होती है, मिट्टी का गुणधर्म होती है और इसके साथ साथ ही सूरज की किरणों का बदला हुआ रूप है और हवा। तो इसका मतलब इसमें आप लिखोगे कि कविता में फसल उपजाने के लिए जिन आवश्यक तत्वों की बात कही गई है वे है मिट्टी, पानी, वायु, सूर्य का प्रकाश और किसान की मेहनत। सबसे आवश्यक तत्व यही है जिनके लिए फसल को जिनकी आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है? तो हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर बेटा कवि यही व्यक्त करना चाहता है कि फसल जो है वो करोड़ों, लाखों, करोड़ों किसान मजदूरों के हाथों के परिश्रम से ही तैयार होती है। यानी कवि जो है
वो किसानों की महिमा का यहाँ वर्णन करना चाहता है, उसके महत्व को यहाँ बताना चाहता है। किसानों का परिश्रम जो है वो फसलों के रूप में खेतों में लहराता है। किसान ही है जो गर्मी, सर्दी, वर्षा, कोई भी ऋतु हो, सबके प्रभाव को सहता हुआ निरंतर उस फसल को उत्पन्न करने में मेहनत करता रहता है। मिट्टी में बीज बोता है, नदियों के पानी से सिंचाई करता है, सूरज की धूप और हवा के संयोग से फसल को उत्पन्न करता है। तो यह किसान ही है जिसकी मेहनत और लगन से फसल पककर तैयार होती है। अगला प्रश्न है कि भाव स्पष्ट कीजिए। रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। तो यहाँ जो है फसल जो है अनेक तत्वों से मिलकर के उत्पन्न होती है। तो फसल को तैयार होने में किस चीज़ की ज़रूरत होती है? सूर्य और हवा की। मुख्य रूप से इनकी भी ज़रूरत होती है, क्योंकि सूरज नहीं होगा तो उस भोजन कैसे बनाएगा? फसल जो है वो भोजन किस प्रकार से बनाएगी? तो सूरज के प्रकाश और हवा के संचरण का मतलब दोनों का ही जो सम्मिश्रण होता है उसके योग से फसल विकसित होती है। सूर्य की किरणों से उसे प्रकाश मिलता है, और आपने पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। तो सूर्य की से ही ऊर्जा मिलती है फसल को, उसी से उसको भोजन प्राप्त होता है। और इसी प्रकार हवा जो होती है वो फसलों को जीवन देती है, क्योंकि पेड़ पौधे हवा से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। सूर्य और हवा ही फसलों के पकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इन पंक्तियों का भाव यही है। अब हम जो रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न हैं उनके बारे में, उनके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ 5वां प्रश्न दिया गया है कि कवि ने फसल को हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म कहा है। तो इसके अंदर पहला जो प्रश्न पूछा है, कै भाग इसका, तो पहले हम उसको देखते हैं। मिट्टी के गुणधर्म को आप किस तरह परिभाषित करेंगे? कि मिट्टी में जो गुणधर्म होता है उसको आप किस तरह से परिभाषित करेंगे, आपको ये बताना है। तो मिट्टी में जो गुणधर्म है तो उसको जब हमें परिभाषित करना है तो हम उसमें जो मिले हुए खनिज पदार्थ होते हैं, यानी उसमें जो प्राकृतिक तत्व मिले हुए हैं, उसकी उपजाऊ शक्ति और उसके विशेष गुण जो उस मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, यानी उसको उर्वरा बनाते हैं, उपजाऊ बनाते हैं, और जो फसल उगाने में फिर सक्षम बनती है। यानी जो धरती पर विभिन्न प्रकार की मिट्टियां हैं उन सब के गुणधर्म अलग अलग होते हैं, और उनके गुणों के अनुरूप ही उनमें अलग अलग किस्मों की फसलें उत्पन्न होती हैं। फसलें उत्पन्न करना ही मिट्टी का गुणधर्म है। तो इस प्रकार से हम मिट्टी के गुणधर्म को परिभाषित करेंगे। अगला प्रश्न है कि वर्तमान जीवन शैली कौन सी? जो वर्तमान का अर्थ क्या होता है? जो समय चल रहा हो वह। जीवन शैली मिट्टी के गुणधर्म को किस किस तरह से प्रभावित करती है? तो किस प्रकार से प्रभावित करती है? गुणधर्म क्या हो गया कि मिट्टी का जो गुणधर्म, जो स्वभाव है, उसका जो प्रभाव है, उसको किस प्रकार से हम जो है प्रभावित कर रहे हैं। तो उसके भी बहुत अनेक कारण हैं कि जो वर्तमान जीवन शैली है वो मिट्टी को कई प्रकार से परिभाषित प्रभावित करती है। कि आज जो है मिट्टी से अधिक फसल उत्पन्न कर लोग अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहते हैं, और जिसके कारण फिर क्या करते हैं कि जब उनको मतलब फसल बहुत अधिक चाहिए तो वो किसका प्रयोग करते हैं? अधिक फसल उपजाने के लिए रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, और फिर उससे क्या होती है कि जो मिट्टी होती है वो प्रदूषित हो जाती है और उसकी गुणवत्ता समाप्त हो जाती है। धीरे धीरे उस मिट्टी की जो गुणवत्ता होती है वो नष्ट होती चली जाती है, और उसकी जो उपजाऊ शक्ति होती है वो धीरे धीरे फिर कम हो जाती है। और मिट्टी के गुण के अनुरूप कई बार ऐसा भी होता है कि मिट्टी के गुणों के अनुरूप फसल न उगाकर
या एक ही प्रकार की फसल को बार बार उगाकर भी मिट्टी के गुणधर्म या उसकी उर्वरा शक्ति को कम किया जा रहा है। अगला यह भी हो सकता है कि प्लास्टिक की जो थैलियाँ होती है तथा जो विषैले रसायन होते हैं उनको भी हम क्या करते हैं, धरती पर गिराते हैं। तो इससे भी जो धरती की उपजाऊ शक्ति होती है वह उसके ऊपर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो ये कारण थे जो हमने आपको बताए, जो कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति को कम करते हैं और धीरे धीरे करके मिट्टी गुणधर्म छोड़कर विकृत होती जाती है, यानी अपने गुणधर्म को छोड़ देती है और उसमें विकार उत्पन्न होता जाता है। तो अगला इसका भाग है कि मिट्टी द्वारा अपना गुणधर्म छोड़ने की स्थिति में क्या किसी भी प्रकार के जीवन की कल्पना की जा सकती है। तो इसका उत्तर होगा बेटा कि मिट्टी द्वारा अपना गुणधर्म छोड़ने की स्थिति में पृथ्वी पर किसी भी प्रकार के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि जो भी चीज़ें उत्पन्न होती है, पेड़ पौधे भी है, मतलब प्राणी जगत को जीने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो मिट्टी में ही उत्पन्न होते हैं। तो यदि मिट्टी अपना गुणधर्म छोड़ देगी तो किसी भी प्रकार के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि यदि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो प्राणी जगत भी नहीं रहेगा। अगला प्रश्न है कि मिट्टी के गुणधर्म को पोषित करने में हमारी क्या भूमिका हो सकती है। पोषित करना मतलब उसका पोषण करना, उसके अंदर हमारी क्या भूमिका हो सकती है। तो हम मिट्टी के गुणों को पोषित करने के लिए उसमें मतलब हमें समय अनुसार कि उसके अंदर रासायनिक खाद को न डालकर देसी खाद यानी गोबर की खाद का प्रयोग करना चाहिए। और मिट्टी पर फसलें बदल बदल कर उगा सकते हैं हम, उससे भी मिट्टी के गुणधर्म पोषित होते हैं। और आवश्यकता अनुसार उचित मात्रा में ही रासायनिक खाद का प्रयोग करें। अधिक फसल उपजाने के लिए अधिक खाद का प्रयोग न करें, क्योंकि अधिक रासायनिक खादों का प्रयोग करने से मिट्टी के गुणधर्म को हानि पहुंचती है। तो इन सभी उपायों से मिट्टी के गुणों के साथ साथ उसका फसल उत्पन्न करने का धर्म भी पोषित होता है। इस प्रकार मिट्टी के गुणधर्म को पोषित करने में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। तो ये प्रश्न थे, इसके अभ्यास के जो प्रश्न थे अभ्यास कार्य में रचना अभिव्यक्ति के, वो भी हमने आपको करवा दिए हैं। तो इन प्रश्नों के जो उत्तर है वो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। यानी आपका जो गृह कार्य है आज का वो यही है कि आप अभ्यास के और रचना अभिव्यक्ति के प्रश्नों के उत्तरों को अपनी उत्तर पुस्तिका में साफ सुंदर लेख में लिखेंगे। मात्राओं को उचित ढंग से मतलब उनको सही मात्राओं का प्रयोग करते हुए और उचित ढंग से उत्तरों को लिखेंगे और याद करेंगे।